हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के इस सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं रॉबर्ट मर्टन के बारे में। रॉबर्ट मर्टन एक फंक्शनलिस्ट थे जिन्होंने अपना जो भी थ्योरीज डेवलप की थी वो मेनली प्रीवियस जो फंक्शनलिस्ट थे उनको काउंटर में रखते हुए उन्होंने किया था। जैसे मेलिनोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, टेलकट पार्सन, ये सारे जो थिंकर है ये लोग फंक्शनलिस्ट थे। इनके जो थ्योरीज है इनको वो रिफॉर्म करते हुए, इसको काउंटर करते हुए उन्होंने अपना थ्योरीज को डेवलप किया था। इस वजह से रॉबर्ट मर्टन को समझने से पहले हमें फंक्शनलिज्म के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना होता है और जो प्रीवियस फंक्शनलिस्ट के थ्योरिस्ट है उनको भी हमें जानना ज़रूरी है। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में मेलिनोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, टेलकट पार्सन, इन सारे लोगों के बारे में डिस्कस की है डिटेल में। आप लोग वो क्लासेस देख सकते हो, आपको ये रॉबर्ट मर्टन की क्लास समझने में आपको आसानी होगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि आज रॉबर्ट मर्टन के कौन से थ्योरीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे मिडिल रेंज थ्योरी के बारे में, फिर उन्होंने 3 फंक्शनल पोस्टुलेट्स के बारे में बात की थी जो मेनली क्रिटिसिज्म ऑफ फंक्शनलिज्म है। फिर देखेंगे उन्होंने अलग अलग टाइप का फंक्शंस के बारे में क्या कहा था। फिर थ्योरी ऑफ डेविएंस, कूडोस फ्रेमवर्क या फिर मार्टनियन नॉर्म्स ऑफ साइंस, और देखेंगे रेफरेंस ग्रुप के बारे में। रेफरेंस ग्रुप में हम बहुत सारे चीज़ें देखते हैं जैसे रोल मॉडल, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। इसके अलावा भी हम रोल सेट, स्टेटस सीक्वेंस, ये सारे चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपको इग्नो के साथ साथ नेट, स्लेट, CUET, UPSC सारे एग्ज़ाम में आपको हेल्प करने वाली है। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स हैं, आप लोग प्लेलिस्ट से स्टडी कर सकते हो, आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी होगी। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि रॉबर्ट मर्टन का जो मेजर कॉन्सेप्ट्स है वो क्या क्या है, उन्होंने कौन से कॉन्सेप्ट्स है जो डेवलप किए थे। रॉबर्ट मर्टन एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है जिनका जन्म हुआ था 1910 पे और उनका डेथ हुआ था 2003 पे। यहाँ पर हमें इनका जो टाइम लाइन है ये याद रखना होगा। बेसिकली हम जो फंक्शनलिज्म को स्टडी करते हैं, हम पहले देखते हैं मेलिनोस्की को, फिर मेलिनोस्की के थॉट प्रोसेस को काउंटर करते हुए हमारे आते हैं रेडक्लिफ ब्राउन। उसके बाद हम देखते हैं टेलकट पार्सन को, और टेलकट पार्सन का भी थोड़ा बहुत थ्योरी है जिनको वो रॉबर्ट मर्टन डेवलप करते हैं और इसको थोड़ा मॉडिफाई करने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ पर उनका जो मेजर कॉन्सेप्ट्स है वो है मिडिल रेंज थ्योरी, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन, इन्होंने डिसफंक्शन, नॉन फंक्शन और नेट बैलेंस के बारे में भी बात की थी। फिर है कूडूस फ्रेमवर्क, 3 फंक्शनल पोस्टुलेट्स, स्ट्रेन थ्योरी ऑफ डेविएंस, रोल सेट, स्टेटस सेट एंड स्टेटस सीक्वेंस। उन्होंने रेफरेंस ग्रुप के बारे में भी बात की थी, रोल मॉडल क्या होता है। फिर उन्होंने एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन को भी डिस्कस किया था। उनका एक कॉन्सेप्ट है इम्पोर्टेंट, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, जिसको हम पिगमिलियन इफेक्ट भी कहते हैं। उन्होंने कॉस्मोपॉलिटन्स एंड लोकल के ऊपर भी काम किया था। उनका एक कॉन्सेप्ट है रेड टेपिज्म, जो उन्होंने मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हुए लिखा था। फिर है फोकस्ड इंटरव्यू, रिलेटिव डिप्राइवेशन और क्रिमिनोलॉजी के ऊपर उन्होंने डिटेल में स्टडी की थी कि किस वजह से लोग क्राइम कमिट करते हैं, लोग किस वजह से डेविएंट होते हैं हमारी सोसाइटी से, सोसाइटी के जो नॉर्म्स और वैल्यूज है इससे डेविएंट बिहेवियर करते हैं। ये क्रिमिनोलॉजी को ही उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया था। अब देखते हैं रॉबर्ट मर्टन के इम्पोर्टेंस बुक्स। उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखी है, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ बुक्स का नाम दिया है जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, और मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को बुक्स को क्रोनोलॉजी में दूँ ताकि एग्ज़ाम में अगर आपको MCQ बेस्ड एग्ज़ाम देना है तो यहाँ पर आप लोगों को सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बुक पहले आया है, कौन सा बाद में आया है। इस वजह से मैंने सीक्वेंस वाइज आप लोगों को बुक्स का जो नाम है ये देने की कोशिश की है। यहाँ पर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। फिर द ट्रेवलर्स एंड एडवेंचर्स ऑफ सेरेंडिपिटी, उन्होंने सेरेंडिपिटी के ऊपर काम किया था।
फिर है द फोकस्ड इंटरव्यू, द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस। द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उनका है बुक क्रिमिनोलॉजी, द रोल सेट। ये सारे बुक उनके बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। अब हम आते हैं रॉबर्ट मर्टन के थ्योरीज के ऊपर। उन्होंने जो थ्योरी दिया था वो मेनली था मिडिल रेंज थ्योरी। उन्होंने एक ऐसा थ्योरी डेवलप करने की कोशिश की थी जो माइक्रो थ्योरी और मैक्रो थ्योरी या फिर ग्रैंड थ्योरी के बीच में हो। हमारा जो प्रीवियस थ्योरीज थी वो सारे थ्योरीज या तो माइक्रो थ्योरीज थी या फिर वो मैक्रो थ्योरीज थी, लेकिन रॉबर्ट मर्टन पहले ही इंसान है जिन्होंने मिडिल रेंज थ्योरी के बारे में बात की थी कि ये जो दो थ्योरीज है, माइक्रो थ्योरी और मैक्रो थ्योरी, इन दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट करने के लिए उन्होंने मिडिल रेंज थ्योरी का डेवलप किया था। उन्होंने मिडिल रेंज थ्योरी को डिफाइन करते हुए कहा था, मिडिल रेंज थ्योरी रेफर्स टू ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दैट फोकसेस ऑन एक्सप्लेनिंग स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स और फेनोमेना विद इन ए नैरोअर स्कोप ऑफ सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी। यानी कि मिडिल रेंज थ्योरी एक ऐसा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो हमें स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स पर फोकस करने में मजबूर करता है। हम जो भी चीज़ है उसको स्पेसिफिक एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं और हमारा जो सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी है ये हम अच्छी तरीके से कर पाए। ये मर्टन का मिडिल रेंज थ्योरी हमारे जो मैक्रो थ्योरी है या फिर जिनको हम ग्रैंड थ्योरी कहते हैं और माइक्रो थ्योरी के बीच में जो गैप है इसको फुलफिल करता है। इसके साथ साथ हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन है, इन दोनों के बीच में भी ये गैप मिटाने में सक्षम है। यहाँ पर मर्टन ने कहा था कि मिडिल रेंज थ्योरीज जो है इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। हम मिडिल रेंज थ्योरीज को, बहुत सारे थ्योरीज को पहले बनाएंगे और इन सारे थ्योरीज को जोड़ते हुए हम ग्रैंड थ्योरीज तैयार करेंगे। मिडिल रेंज थ्योरी को किस तरीके से हम डेवलप करेंगे इसके रिगार्डिंग भी उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स दिए हैं, लेकिन ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें सिर्फ जानना है कि जो ग्रैंड थ्योरीज जब बनाएंगे तो बहुत सारे मिडिल रेंज थ्योरीज को जोड़ते हुए हम एक ग्रैंड थ्योरी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान में रखना होगा। रॉबर्ट मर्टन ने मिडिल रेंज थ्योरी के बारे में तो बात की थी कि हम किस तरीके से मिडिल रेंज थ्योरी को यूज़ करते हुए ये माइक्रो थ्योरी और मैक्रो थ्योरी के बीच में जो गैप है इसको फुलफिल कर सकेंगे, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली कोई मिडिल रेंज थ्योरी को एस्टैब्लिश किया नहीं था। उन्होंने सिर्फ इसके बारे में बात की थी। इस वजह से बहुत सारे थिंकर्स है जो मिडिल रेंज थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि इसका कोई एप्लीकेशन है नहीं। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। रॉबर्ट मर्टन ने बहुत सारे फंक्शन के बारे में बात की थी। उन्होंने फंक्शन को बेसिकली 3 हिस्सों में बांटा था कि हमारा सोसाइटी में किस तरीके का फंक्शन होता है। एक होता है हमारा फंक्शन, फिर डिसफंक्शन और तीसरा है नॉन फंक्शन। यहाँ पर फंक्शन यानी कि हमारा सोसाइटी में जो भी घटनाएं घट रही है उसका एक पर्पस है, वो उसका एक फंक्शन है। अगर वो पॉजिटिव हुआ सोसाइटी के भलाई के लिए और सोशल सिस्टम के एडजस्टमेंट और एडाप्टेशन के लिए हेल्प करे तब उसको हम कहेंगे फंक्शन। और डिसफंक्शन हम तब कहेंगे जब इसका कोई निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो, यानी कि अगर कोई सोसाइटी में कोई काम हुआ, कोई घटना घटी, इसके वजह से हमारे सोसाइटी में गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव चीज़ें हो रही है, तो उसको कहा जाएगा डिसफंक्शन। और नॉन फंक्शन वो सारे फंक्शंस हैं जो हमारे लिए इररिलेवेंट है और यूजलेस है। जैसे अगर हम आज पढ़ाई कर रहे हैं, इसका एक फंक्शन है, यानी कि हम सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए ये पढ़ाई कर रहे हैं। डिसफंक्शन का एग्जाम्पल होगा अगर हम बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर चोरी का प्लान कर रहे हैं या फिर किसी का मर्डर का प्लान कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा सोसाइटी के लिए डिसफंक्शन है। क्योंकि अगर वो लोग क्राइम कर रहे हैं तो हमारा सोसाइटी किसी ना किसी तरीके से इससे इम्पैक्ट होगा, इससे सोशल एडजस्टमेंट में भी दिक्कत आ सकती है। फिर नॉन फंक्शन में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे दोस्त मिलकर एक साथ गप्पे लड़ा रहे हैं जिसका कोई आउटपुट नहीं है, वो सारा दिन रात सिर्फ गप्पे ही मार रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे नॉन फंक्शनल। ये हमारे सोसाइटी के लिए इररिलेवेंट है, यूजलेस है। फिर इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की भी बात की थी जो है नेट बैलेंस, यानी कि हम
जो भी सोशियोलॉजिस्ट है वो मेनली क्या स्टडी करेगा, वो स्टडी करेगा नेट बैलेंस को, कि हमारा कोई भी काम घटना घट रही है, इससे हमारा सोसाइटी में सही प्रभाव पड़ रहा है या फिर गलत प्रभाव पड़ रहा है, इसको वो लोग चेक करेंगे और इसको ही कहा जाता है नेट बैलेंस। नेट बैलेंस को हम याद रख सकते हैं, नेट बैलेंस इक्वल टू फंक्शन माइनस डिसफंक्शन, यानी कि इन दोनों को अगर हम माइनस कर दे तो जो बचेगा वो हमारा नेट बैलेंस होगा, वो सोसाइटी लिए फंक्शनिंग होगा या फिर डिसफंक्शनिंग होगा, यहां से हमें पता चलेगा। अब देखते हैं आर के मार्टिन का फंक्शनलिज्म के बारे में। आर के मार्टिन एक फंक्शनलिस्ट थे, लेकिन इन्होंने फंक्शनलिज्म को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया था, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया था। इसके रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट ऐड किए थे फंक्शनलिज्म में। बेसिकली रॉबर्ट मर्टन हमारा जो फंक्शनलिज्म है इसको रिफॉर्म कर रहे थे, इसका जो भी प्रॉब्लम्स थे, नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे, इनको चेंज करते हुए, इसको रिफॉर्म करते हुए बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट इन्होंने ऐड किए हैं। रॉबर्ट मर्टन ने हमारा जो फंक्शनलिज्म का पियोनियर्स है, जैसे ब्रेनिस्लॉ, मेलिनोस्की, रैडक्लिफ ब्राउन, इन सारे लोगों का जो फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट है इसको रिफॉर्म करने की उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। इसको रिफॉर्म करते हुए उन्होंने बेसिकली 3 तरीके का फंक्शनल पोस्टुलेट्स की बात की थी, कि हमारा फंक्शनलिज्म जो है इसमें 3 तरीके का फंक्शनल पोस्टुलेट देख सकते हैं, और यहाँ पर इन तीनों को रॉबर्ट मर्टन ने मॉडिफाई करने की कोशिश की थी। यहाँ पर जो फंक्शनल पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी, पोस्टुलेट ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म और पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी, ये सारे जो पोस्टुलेट्स है ये बेसिकली मेलिनोस्की और रैडक्लिफ ब्राउन का दिया हुआ है। उन्होंने इन तीनों को बेसिकली मॉडिफाई किया था कि इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, यानी कि इसको क्रिटिसाइज भी किया था उन्होंने। अब देखते हैं ये तीनों फंक्शनल पोस्टुलेट्स क्या है और रॉबर्ट मर्टन ने अपने तरफ से क्या ऐड की थी इन पोस्टुलेट्स में। ये जो फंक्शनल पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये रैडक्लिफ ब्राउन ने दिया था। हमारा सोसाइटी में हर किसी चीज़ का फंक्शन होता है और हमारा सोसाइटी जो है यूनिटी में रहता है। ये फंक्शनल यूनिटी यही कहता है कि हमारा पूरा सोसाइटी एक साथ एकजुट होकर यूनिटी पे रहता है। हमारा जो यूनिटी का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये सारे चीज़ें मिलके हमारे सोसाइटी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सारे ही चीज़ें हमारे सोसाइटी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ही काम करते हैं। लेकिन मार्टिन ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारा सोसाइटी में जो भी घटनाएं घटेगी, जो भी फंक्शंस होंगी वो हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा ही होगी, ऐसा नहीं है। वो हमारे सोसाइटी के लिए यूनिटी ही इकट्ठा करेगी, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसा होंगे जो नॉन फंक्शनल या फिर डिसफंक्शनल होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले, अगर हमारे सोसाइटी में 2 जातियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो ये हमारे सोसाइटी के यूनिटी के लिए अच्छा नहीं है, यानी कि यहाँ पर 2 हिस्सों में हमारा सोसाइटी डिवाइड हो रहा है जो हमारी यूनिटी को तोड़ रहा है। यही रॉबर्ट मर्टन का कहना था। फिर आता है पोस्टुलेट ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म। यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था मेलिनोस्की ने। उन्होंने कहा था कि हमारा सोसाइटी में जो भी फंक्शन हो रहे हैं वो यूनिवर्सल है, यानी कि हमारे सोसाइटी के मेंटेनेंस और वेलबींग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन रॉबर्ट मर्टन ने कहा था कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कि हमारे सोसाइटी में जो भी चीज़ें हो रही है वो हमारे सोसाइटी के वेलबींग के लिए ही हो रहा है, या फिर हमारा सोसाइटी के मेंटेनेंस के लिए ही हो रहा है, या फिर हमारे सोसाइटी के लिए वो पॉजिटिव ही है। उन्होंने कहा था कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें और घटनाएं घट रही है जो डिसफंक्शनल या फिर नॉन फंक्शनल होती है। हमारा जो भी हम सोशियोलॉजिस्ट है उनका मेन काम होता है नेट बैलेंस को आइडेंटिफाई करना, यानी कि ये सोसाइटी के लिए अच्छा है कि बुरा है ये निकालना एक इन्वेस्टिगेटर का काम है। फिर आता है पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी। फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था मेलिनोस्की ने। उन्होंने कहा था कि हमारा सोसाइटी में जो भी घटनाएं घट रही है उसका वो एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है हमारे सोसाइटी के लिए,
यानी कि ये चीज़ हमारे सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे इंस्टीट्यूशंस, हमारे फैमिली, मैरिज, ये सारी चीज़ें हमारे सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जो मैरिज का सिस्टम है ये बहुत कम हो रहा है, यानी कि आजकल बहुत सारे लोग लिव इन पे रह रहे हैं, जिसके वजह से शादी की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यानी कि इसका एक फंक्शनल ऑल्टरनेटिव हम देख सकते हैं। इसके बारे में बात की थी मार्टन ने कहा था कि हमारे सोसाइटी में जो भी चीज़ें हैं, इंस्टीट्यूशंस है, वो सारे इंडिस्पेंसिबल है ऐसी बात नहीं है। हमारे सोसाइटी में बहुत सारे फंक्शनल ऑल्टरनेटिव भी हो सकते हैं। जैसे हमारा फैमिली का मेन काम होता था कि बच्चों को बड़ा करना। हम अगर प्रीवियस टाइम की बात करें तो वहाँ पर फैमिली का मेन पर्पस ही था कि जो भी छोटा बच्चा है, जो भी चाइल्ड है, उसको डेवलप करना, उसको नरिश करना, नॉलेज प्रोवाइड करना, उसको फ्यूचर के लिए रेडी करना। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि इसका ये जो काम है ये बेसिकली हमारा स्कूल्स कर रहे हैं। स्कूल्स ही बच्चों को फ्यूचर के लिए रेडी कर रहे हैं। इस वजह से हमारा जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन है ये इसको थोड़ा बहुत हम रिप्लेस करते हुए स्कूल आया है। इस वजह से मार्टन ने कहा था कि हमारा सोसाइटी में जो भी चीज़ें हैं वो इंडिस्पेंसेबल नहीं है। इसका कुछ फंक्शनल ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है और इसका कुछ फंक्शनल इक्विवेलेंट भी हो सकता है। अब देखते हैं रॉबर्ट मर्टन का स्ट्रेन थ्योरी। रॉबर्ट मर्टन ने कहा था कि हमारा सोसाइटी में बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं, यानी कि हमारे बीच में कुछ तनाव का सिचुएशन आता है। हम जब भी तनाव के सिचुएशन में आते हैं तभी हम सोसाइटी से डेविएंट बिहेव करते हैं। यहाँ पर अगर किसी इंसान का इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर कोई भी ब्लॉकेज आए, यानी कि किसी भी तरीके से उसको रोक दिया जाए, तो वो डेविएंट बिहेव करता है। वो अपने गोल को अचीव करने के लिए डेविएंट बिहेव करता है। इसको ही उन्होंने स्टडी की थी। इससे ही स्टडी करते हुए उन्होंने क्राइम का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। उन्होंने कहा था कि जो हमारा क्रिमिनलिटी है, यानी कि क्राइम है, इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक है हमारे कल्चरल आइडियल्स के द्वारा समझ सकते हैं, एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शन के द्वारा, और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। यानी कि वो किस तरीके का गोल अचीव कर रहा है और वो किस तरीके से वो गोल को पाने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हैं, स्ट्रेन है, यही मार्टन का स्ट्रेन थ्योरी का मेन पर्पस है। मार्टन ने कहा था कि कौन वो लोग हैं जो क्राइम कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका सोसाइटी को स्टडी करते हुए कहा था कि जो लोग अमेरिकन ड्रीम अचीव नहीं कर पाते हैं, बेसिकली वही लोग क्राइम करते हैं। जैसे जिनके पास हाउस, कार और जॉब नहीं होता है, अमेरिका में ज़्यादातर वही लोग क्राइम करते हैं जो अमेरिकन ड्रीम जो होता है वो अचीव नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं थ्योरी ऑफ डेविएंस, यानी कि लोग किस वजह से डेविएंट बिहेव करते हैं। अब डेविएंस को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। डेविएंस एक ऐसा मोड ऑफ एक्शन है जहाँ पर हम डोमिनेंट नॉर्म और वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उससे ऑपोजिट में जाकर हम कोई काम करते हैं। जैसे नॉर्मली अगर हम किसी क्राइम की बात करें कि किसी इंसान को खाना चाहिए, अगर वो चोरी करेगा तो ये हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज के खिलाफ होगा, उसको ही हम डेविएंट कहेंगे। लेकिन अगर कोई इंसान को भूख लगी है, वो चीज़ें खरीद के खा रहा है, तो उसको हम डेविएंट नहीं कहेंगे। यहाँ पर मार्टन ने कहा था कि हमारा जो डेविएंस है वो मेनली चार कारणों की वजह से हमारा डेविएंस होता है। पहला है सब कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लॉल्टी सोशलाइजेशन, पेरेंटल डिप्राइवेशन और डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटीज़। सब कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी हमारे कल्चर में जो छोटे छोटे सब कल्चर होते हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो उनके साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो किस तरीके से उनको समझा रहे हैं, वो कल्चर किस तरीके से उसको तैयार कर रहा है, इसके वजह से भी लोग डेविएंट बिहेव कर सकते हैं। जैसे अगर कोई भी क्रिमिनल हो, वो अगर एक ग्रुप में हो, उनके साथ उठक बैठक करे, उसके आसपास जो सब कल्चर है वो ज़्यादातर क्रिमिनल्स की ही हो, तो ज़्यादातर ऐसा हो सकता है कि वो डेविएंट बिहेव करेगा। फिर फॉल्टी सोशलाइजेशन, यानी कि उसका सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो अगर अच्छी तरीके से ना हुआ हो तो भी वो डेविएंट बिहेव कर सकता है। फिर पेरेंटल डिप्राइवेशन, बहुत सारे बच्चों में ये देखा गया है कि जो लोग अपने माता पिता से दूर रहते हैं, अपने पेरेंट्स से डिप्राइव्ड रहते हैं, वो भी ज़्यादातर क्राइम कमिट करते हैं।
फिर डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि जिसके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं है वो भी क्राइम करता है वो अपॉर्चुनिटीज़ गेन करने के लिए। मार्टन ने कहा था ये जो डेवियंस है ये हर वक्त डिसफंक्शनली होगा ऐसी बात नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारा डेविएंट बिहेवियर है ये हमारे सोसाइटी के लिए फंक्शनल भी हो सकता है। जैसे अगर हम बोले कि जो साइंटिस्ट है वो नॉर्मल तौर तरीके नहीं मानता, उससे बाहर जाके कुछ इनोवेट करता है, जब ऐसा होता है तो हमारे सोसाइटी के लिए उस इनोवेशन के बाद हमारा सोसाइटी में उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और वो सोसाइटी के लिए अच्छा होता है। यानी कि हर बार डेविएंस गलत ही होगा ऐसा बात नहीं है। बहुत बार डेविएंस फंक्शनल भी होता है और बहुत बार ये डिसफंक्शनल भी होता है। और ये डेविएंस बेसिकली है क्या? बेसिकली ये हमारे कल्चरली डिफाइंड गोल्स और स्ट्रक्चरल मीन्स के बीच में एक डिस्क्रेपेंसी है, यानी कि एक डिफरेंस है। अब देखते हैं ये थ्योरी ऑफ डेविएंस या फिर मोड्स ऑफ एडाप्टेशन। ये जो चार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना आप लोग। यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझाने के लिए। यहाँ पर मार्टन ने थ्योरी ऑफ डेविएंस या फिर मूड ऑफ एडप्शन दिया है कि किस तरीके से अलग अलग तरीके के होते हैं हमारा मूड्स ऑफ एडप्टेशन। उन्होंने बेसिकली 5 तरीके का मूड्स ऑफ एडप्टेशन के बारे में बात की है। पहला है कॉन्फॉर्मिटी, इनोवेशन, रिचुअलिज्म, रिट्रिएटिज्म और रेविलियन। ये 5 है मूड ऑफ एडेप्टेशन। अब जो भी लोग कॉन्फॉर्मिटी को मानते हैं, यानी कि कॉन्फॉर्मिटी के जैसे चलते हैं, उनका कल्चरल गोल्स भी वो एक्सेप्ट करते हैं और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स भी वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। अब हम इसको थोड़ा एग्जाम्पल की तरह समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आपको क्या चाहिए? आपका गोल है डिग्री, यानी कि आप नेट का सर्टिफिकेट चाहिए या फिर मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट चाहिए। आप किसी ना किसी एक पर्पस के लिए स्टडी कर रहे हो। और आप किस तरीके से स्टडी कर रहे हो? आप लोग प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम में अपने आप को प्रिपेयर करते हुए स्टडी कर रहे हो, यानी कि आपका गोल जो है वो भी सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेड है और आप जिस तरीके से गोल अचीव करना चाहते हो ये भी हमारा सोसाइटी के तौर तरीकों में ही पड़ता है। लेकिन अगर आप लोग जो नकल करके पढ़ाई करके पास करना चाहते हो तो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर। तो आप लोग जो मीन्स है वो नहीं मानेंगे। आप लोग गोल तो चाह रहे हैं लेकिन मीन्स जो है आप किस तरीके से अपना गोल अचीव करना चाह रहे हो वो नेगेटिव हो जाएगा। कॉन्फॉर्मिटी में हमारा गोल भी हम एक्सेप्ट करते हैं और मीन्स भी हम एक्सेप्ट करते हैं। फिर आता है हमारा इनोवेशन। इनोवेशन में हमारा जो गोल होता है वो कल्चरल गोल्स ही होते हैं। सोसाइटी का जो गोल है वो ही हम मानते हैं, लेकिन हम जिस तरीके से गोल को अचीव करना चाहते हैं वो हमारे लिए उसको हम रिजेक्ट करते हैं और नया किसी तरीके से उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, जैसे साइंटिस्ट लोग करते हैं। यानी कि किसी भी एक नया चीज़ बनाने के लिए वो तो जानते हैं कि उसका गोल क्या है, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते हैं कि वो किस तरीके से बनाएंगे। वो अलग अलग तरीके अपनाते रहते हैं। फिर आते हैं रिचुअलिज्म। रिचुअलिज्म में हमारा जो गोल्स है वो हम रिजेक्ट करते हैं, लेकिन जो मीन्स है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। जैसे अगर हम किसी महापुरुष की बात करें जो रिलीजियन को लेके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, उसका जो मीन्स है वो जिस तरीके से अपना गोल अचीव करना चाहता है वो तो सही है, सोसाइटी के द्वारा ही वो चलता है, लेकिन वो उसका जो गोल है वो सोसाइटी के बाकी लोगों की तरह नहीं है। उसका जो गोल होता है वो एक स्पिरिचुअल गोल होता है। फिर आते हैं हमारा रिट्रिएटिज्म। यहाँ पर बेसिकली हम क्रिमिनल्स को देखते हैं, यानी कि ये लोग जो गोल्स है वो भी उनका सोसाइटी के रिलेटेड नहीं है और जो उनका तौर तरीका है वो भी वो लोग रिजेक्ट करते हैं। यानी कि जैसे अगर हम किसी क्रिमिनल की बात करें जो चोरी करेगा, उसका गोल क्या है? किसी चीज़ को पाना जो गलत तरीके से, और उसका जो मीन्स है वो तरीका भी गलत है। इसके लिए रिट्रिएटिज्म में हम मेनली क्रिमिनल्स को देखते हैं।
फिर होते हैं हमारा रेबिलियन। रेबिलियन यानी कि जो भी रेबल इंसान हमारे सोसाइटी के तौर तरीकों को नहीं मानते हुए और कुछ नया तैयार कर दे। यहाँ पर रेबिलियन पहले अपने जो गोल्स है उसको भी रिजेक्ट करते हैं, जो मीन्स है उसको भी रिजेक्ट करते हैं, फिर बाद में एक ऐसा तरीके इनोवेट करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं जो बाद में सोसाइटी उनका जो रास्ता है उसको भी अपनाता है, एक्सेप्ट करता है, और वो जो लोग जो गोल अचीव करते हैं उसको भी अपनाते हैं। इस वजह से ये जो 5 मोड्स ऑफ एडेप्टेशन है आप लोगों को याद रखना होगा, और इसको हम निमोनिक के द्वारा भी याद रख सकते हैं। इसको हम CIRRR से याद रख सकते हैं। C यानी कि कॉन्फॉर्मिटी, I इनोवेशन, R रिचुअलिज्म, R रिट्रिएटिज्म और एक R रेबिलियन। अब देखते हैं मार्टनियन नॉर्म्स ऑफ साइंस या फिर कुडूस फ्रेमवर्क। रॉबर्ट मर्टन ने 4 सेट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंपैरेटिव्स के बारे में बात की है। उन्होंने कहा था कि हमारा जो साइंस है मेनली 4 चीज़ों से चलता है। हमारा मॉडर्न साइंस में हम मेनली 4 तरीके का इथोस या फिर हमारा फीचर्स देखते हैं। पहला है कम्युनिज्म, यूनिवर्सलिज्म, डिसइंटरेस्टेडनेस और ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म। ये जो कुडूस है, ये कुडूस वर्ड यही 4 वर्ड से मिलकर बनता है, CUDOS। पहला C है कम्युनिज्म, U है यूनिवर्सलिज्म, D है डिसइंटरेस्टेडनेस, OS है ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म। यहाँ पर OS को बहुत जगहों पर आप लोगों को मिलेगा ओरिजिनलिटी स्केप्टिसिज्म। यहाँ पर अब कम्युनिज्म का मीनिंग क्या है? हम जब साइंसेस को स्टडी करते हैं यहाँ पर कम्युनल चीज़ों को स्टडी करते हैं, यानी कि ये सारे लोगों के लिए तैयार होता है। जो भी चाहे वो उसको ओन कर सकता है, साइंटिफिक गुड्स को वो यूज़ करते हुए अपना जो चीज़ें हैं वो तैयार कर सकता है। यहाँ पर बेसिकली हम कोलाबोरेशन के द्वारा एक दूसरे के चीज़ यूज़ करते हुए चीज़ों को डिस्कवर करते हैं। साइंस में हम ओनरशिप मेनली कम्युनल बेसिस पे होता है, जो भी चीज़ों का ओनरशिप है वो कम्युनल होता है। यहाँ पर हम यूनिवर्सलिज्म भी देखते हैं, जो भी साइंटिफिक चीज़ें हम डिस्कवर करते हैं वो यूनिवर्सल होता है, जो भी एट्रीब्यूट होता है वो हमारे दुनिया के ज़्यादातर जगहों में यूनिवर्सल होता है। फिर हम देखते हैं डिसइंटरेस्टेडनेस। डिसइंटरेस्टेड को हमें थोड़ा अच्छी तरीके से समझना होगा। डिसइंटरेस्टेड यानी कि जो भी इंसान है वो अपने आप खुद के इंटरेस्ट के लिए चीज़ें नहीं बनाएगा, वो सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए चीज़ें बनाएगा। यानी कि उसका जो पर्पस होगा वो सोसाइटी के लिए होगा, उसके खुद के लिए ही नहीं होगा। इस वजह से यहाँ पर इसको डिसइंटरेस्टेडनेस कहा गया है, यानी कि उसके खुद के लिए वो कोई इंटरेस्ट नहीं रखेगा। वो जो भी साइंटिफिक चीज़ें डिस्कवर करेगा वो सोसाइटी के लिए ही होगा। फिर आता है हमारा ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म। ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म में हम आइडियाज़ को टेस्ट करते हैं और इसको रिगोरस स्ट्रक्चर और कम्युनिटी स्क्रूटिनिटी के बाद चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पर टेस्ट रिटेस्ट की बात की जा रही है, जिसके द्वारा हम साइंटिफिक नॉलेज को एक्सेप्ट करेंगे। अब देखते हैं रेड टेपिज्म का कॉन्सेप्ट। रेड टेपिज्म मेनली रॉबर्ट मर्टन ने मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेटिक जो मॉडल है इसको क्रिटिसाइज करते हुए कहा था। उन्होंने कहा था कि हमारा जो ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है इसमें थोड़ा दिक्कत है। ब्यूरोक्रेसी में जो भी लोग काम करेंगे वो नॉर्मली उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से उन्हें स्ट्रक्चर में रखा जाएगा। यानी कि सोसाइटी में ऊपर से नीचे तक एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पर अगर लोग ज़्यादातर इस ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को अगर फॉलो करेंगे तो वो मशीन की तरह एक्ट करने लगेंगे, उनका स्किल्स दिखाने का कोई जगह नहीं होगा, वो सिर्फ इस मॉडल का एक हिस्सा होंगे, जहां पर उनका खुद का डिसीजन मेकिंग का कोई इंपॉर्टेंस होगा ही नहीं। यहाँ पर सारी चीज़ें फॉर्मल्स रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा ही चलती है। अगर ऐसा हुआ ब्यूरोक्रेसी में तो लोग एक जगह पर फंस जाएंगे, एक जगह पर अटक जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को ही उन्होंने कहा था रेड टेपिज्म। अगर हम इसको सिंपली समझने की कोशिश करें, यहाँ पर बर्डनसम रूल्स होंगे और यहाँ पर कोई भी एडेड वैल्यूज नहीं होंगे। यानी कि रेड टेपिज्म में लोग सिर्फ अपना काम करेंगे, फॉर्मल रूल्स रेगुलेशन ही मेंटेन करते रहेंगे, जो कोई वैल्यू को भी नहीं फॉलो करेंगे, सिर्फ उनका रूल्स के द्वारा वो बर्डनड होंगे। अब देखते हैं रेफरेंस ग्रुप। रॉबर्ट मर्टन ने रेफरेंस ग्रुप के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम
सोसाइटी में जो भी अगर कोई इंडिविजुअल है उसका कोई ना कोई रेफरेंस ग्रुप होगा, वो किसी ग्रुप को फॉलो कर रहा होगा, इसको ही कहा जाएगा रेफरेंस ग्रुप। अब रेफरेंस ग्रुप का इंपॉर्टेंस क्या है? कोई भी इंसान वो किस तरीके का रोल अदा करेगा अपनी सोसाइटी के लिए, उसका एस्पिरेशंस क्या होंगे, उसका एम्बिशंस क्या होंगे, ये सारे चीज़ें रेफरेंस ग्रुप के द्वारा ही तैयार होता है। जैसे अगर कोई भी इंसान यूपीएससी दे रहा हो तो उसका रेफरेंस ग्रुप होगा कि जो भी लोग आईएएस बन चुके हैं उनको देखना, वो लोग किस तरीके से रह रहे हैं, वो हो जाएगा उसका रेफरेंस ग्रुप। बहुत बार ऐसा होता है कि रेफरेंस ग्रुप मेनली दो तरीके का होता है, एक होता है मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप और दूसरा होता है नॉन मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप। मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप में इंसान उसी ग्रुप का हिस्सा होता है और वो कोई गोल अचीव करना चाहता है। अगर हम क्रिकेटर्स की बात करें, वो लोग एक ग्रुप में रहते हैं और वो लोग एक गोल अचीव करना चाहते हैं कि हम खेल को जीतेंगे। अब नॉन मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप कैसा है? जैसे मैंने आईएएस का एग्जांपल दिया है, जो लोग आईएएस बन चुके हैं वो तो एक अलग ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जो यूपीएससी दे रहा है वो उसको देख रहा है, उसको रेफर कर रहा है, लेकिन वो उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। इसको ही कहा जाता है नॉन मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप। यहाँ पर और दो कॉन्सेप्ट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन और रोल मॉडल। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन में बेसिकली इंसान एंटिसिपेट करते हुए कोई काम करता है, अपने आप को सोशलाइज करता है। जैसे अगर किसी इंसान को आर्मी में फौज में जाना है तो वो सारा दिन रात दौड़ भाग करता है, वो अपने आप को ट्रेन करता है, वो एंटिसिपेट करता है उस रोल को, इसके द्वारा वो अपने आप को तैयार करता रहता है। इसको कहा जाता है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। और रोल मॉडल में हम किसी भी एक इंसान को अपना सामने रखते हुए, अपने किसी इंसान को सामने रखते हुए उसको रेफर करते हैं, इसको रेफरेंस इंडिविजुअल भी कहा जाता है। जैसे अगर कोई क्रिकेटर हो, वो सचिन तेंदुलकर को फॉलो करता है, यानी कि सचिन तेंदुलकर उसका रोल मॉडल है, वो उसके तरह बनना चाहेगा, वो उसके तरह एक्ट करेगा, वो किस तरीके से रह रहा है, उसका वैल्यूज क्या है, ये सारे चीज़ें वो फॉलो करेगा, उसको ही कहा जाएगा रोल मॉडल। अब देखते हैं रिलेटिव डिप्राइवेशन का कॉन्सेप्ट। रॉबर्ट मर्टन ने रिलेटिव डिप्राइवेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। उन्होंने डिप्राइवेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है कि लोग डिप्राइव्ड किस वजह से फील करते हैं। लोग रिलेटिवली डिप्राइव्ड फील करते हैं, यानी कि वो बाकी इंसानों को देखते हैं, बाकी इंसानों के साथ खुद को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करते हुए अपने आप को डिप्राइव्ड फील करते हैं। यहाँ पर आप लोग एक एग्जाम्पल देख सकते हो, जिसके पास एक इंसान जो पैदल जा रहा है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो सोचेगा कि काश मेरे पास एक साइकिल होता तो मैं बहुत अच्छा होता, यानी कि उसके हिसाब से वो साइकिल वालों से डिप्राइव्ड है, यानी कि साइकिल वाला उससे बेहतर है। जिसके पास साइकिल है वो सोचेगा कि काश मेरे पास कार होती, तो वो अपने आप को यहाँ पर डिप्राइव्ड फील कर रहा है। और जिसके पास कार है वो सोचेगा कि शायद मेरे पास एक प्राइवेट जेट होता। इस तरीके से हर कोई इंसान अपने आप को डिप्राइव्ड फील कर रहे हैं। हर किसी इंसान में इस तरीके का डिप्राइवेशन होता है कि मुझे कुछ चाहना है, उससे बड़ा कुछ उसको चाहिए। इसको ही कहा जाता है रिलेटिव डिप्राइवेशन। अब देखते हैं और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है रोल सेट, स्टेटस सेट एंड स्टेटस सीक्वेंस। इन तीनों चीज़ों के बारे में बात की थी रॉबर्ट मर्टन। रोल सेट और स्टेटस सेट को समझने के लिए हमें रोल और स्टेटस को समझना होगा। हमारा जो इनिशियल चीज़ है वो है स्टेटस। स्टेटस एक ऐसा पोजीशन है किसी भी इंसान का अपनी सोसाइटी में। जैसे अलग अलग तरीके का स्टेटस हो सकता है। किसी भी इंसान का टीचर का स्टेटस हो सकता है, वो एक हस्बैंड हो सकता है, वो एक स्टूडेंट हो सकता है। इसी तरीके से एक इंसान का बहुत सारे अलग अलग तरीके का स्टेटस होता है। अगर इन सारे स्टेटस को हम मिला दें तो उसको कहा जाएगा स्टेटस सेट। फिर होता है हमारा रोल। हर एक स्टेटस के साथ हमारा कुछ ना कुछ बिहेवियर एस्पेक्ट्स जुड़ा हुआ होता है कि उस स्टेटस का इंसान किस तरीके से बिहेव करेगा। अगर कोई भी एक इंसान वाइफ है तो उसका दो तरीके का रोल हो सकता है। उसका मैरिटल रोल हो सकता है, उसका डोमेस्टिक रोल हो सकता है, यानी कि वो अपना हस्बैंड के साथ एक तरीके से बिहेव करेगा और उसको डोमेस्टिक यानी कि घर बार भी संभालना होगा। इसी तरीके से अगर कोई प्रोफेसर हो, उसका भी दो तरीके का रोल होगा।
उसका टीचर का रोल भी होगा और उसके साथ साथ उसको कोलिग्स जो भी लोग उनके साथ जॉब कर रहे हैं उनके साथ घुल मिल कर रहने के लिए भी उसका एक अलग रोल होगा। इस वजह से हम देखते हैं कि एक स्टेटस का बहुत सारे अलग अलग रोल हो सकते हैं। इन सारे रोल्स को हम अगर इकट्ठा मिला दे तो उसको कहा जाएगा रोल सेट। यानी कि सारे रोल्स, अगर एक इंडिविजुअल का सारे रोल्स को हम मिला दे तो उसको कहा जाएगा रोल सेट, और अगर एक इंडिविजुअल का सारे स्टेटस को हम मिला दे तो उसको कहा जाएगा स्टेटस सेट। यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट है जो इम्पॉर्टेंट है, वो है स्टेटस सीक्वेंस। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे स्टेटस को देख सकते हैं। हम जन्म से लेकर मरने तक हमारा एक इंडिविजुअल का बहुत सारे स्टेटस हो सकता है। इन सारे स्टेटस को अगर हम एकजुट कर दे तो उसको कहा जाएगा स्टेटस सीक्वेंस। यानी कि जैसे अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो एक बच्चा है, वो उसका रोल है एक बच्चे के जैसा, लेकिन जब स्कूल में जा रहा है वो एक स्टूडेंट है। फिर जब वो जॉब कर रहा है तो एक टीचर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, उस तरीके का रोल। फिर जब मैरिज करेगा उसका एक रोल हस्बैंड या फिर वाइफ जैसा होगा। फिर जब उसके बच्चे होंगे तो वो पेरेंट्स का रोल निभाएगा, यानी कि उसका स्टेटस उस टाइम पेरेंट का होगा। यानी कि हम एक ही लाइफ में बहुत सारे स्टेटस को निभाते हैं। इन सारे स्टेटस को इकट्ठा करके हम कह सकते हैं इसको स्टेटस सीक्वेंस। ये तीनों जो कॉन्सेप्ट है ये रॉबर्ट मर्टन ने ही डेवलप की है। इसको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ आज का ये जो रॉबर्ट मर्टन का क्लास है आप लोगों को पसंद आया है। अगर फिर भी किसी तरीके का दिक्कत है, अगर क्लास अच्छा लगा है कि बुरा लगा है, आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे बूस्ट मिलता है क्लास करने के लिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।